Welcome dear students. Good morning all of you. Dear friends, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट हिंदी मीडियम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम बेटा 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में हिंदी मीडियम नीट के लिए। आज अपना लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने बात की केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्यों एटम आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने का रीजन क्या है। ठीक है बेटा। इसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े, बॉन्ड के प्रकार, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। फिर हम बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डिस्कस कर रहे थे आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने इसकी कंडीशंस पढ़ी। कंडीशंस के बाद में हमने बेटा लैटिस एनर्जी को डिटेल से पढ़ा। अब लैटिस एनर्जी पर बेटा हम बात कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे। क्लियर। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं जालक ऊर्जा का निर्धारण। ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, जालक ऊर्जा का निर्धारण करेंगे तो जालक ऊर्जा के निर्धारण में बेटा 2 पॉइंट हमारे पास है। 2 तरीके से हम जालक ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। ठीक है। एक होगा बेटा हमारे पास बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल से हम बेटा निर्धारण करेंगे जालक ऊर्जा का। और दूसरा हमारे पास होगा बोर्न लैंडे प्रोसेस या इक्वेशन। दो तरीके से बेटा जालक ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। तो हमने आपसे कहा कि जालक ऊर्जा का निर्धारण कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से। 2 मेथड हमारे पास है जालक ऊर्जा के निर्धारण में। पहला मेथड हमारे पास है बेटा बोर्न हैबर साइकिल का, बोर्न हैबर प्रोसेस, बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर चक्र। दूसरा है बोर्न लैंडे इक्वेशन, बोर्न लैंडे समीकरण। ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट, और हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है बेटा। बोर्न हैबर साइकिल की बात करें तब हम आपसे कहेंगे किसी भी आयनिक ठोस है, इस आयनिक ठोस के लिए जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण, किसी भी आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन करेंगे, वो करेंगे बोर्न हैबर साइकिल से। प्रायोगिक निर्धारण करेंगे बेटा बोर्न हैबर साइकिल से। ठीक है। बोर्न हैबर साइकिल जो होता है बेटा, बोर्न हैबर साइकिल जो है ये डिपेंड करेगा किस पर आधारित होगा बेटा, ये हेस के नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है? हेस नियम पर आधारित है। क्लियर। कौन से नियम पर आधारित है बेटा? हेस नियम पर आधारित है। ठीक है। अब बात करें बेटा हेस नियम क्या है। हेस नियम हमें कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हेस नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस रासायनिक अभिक्रिया को कितने भी पदों में करो, अभिक्रिया को एक या अधिक पदों में किया जाए, एक या एक से अधिक पदों में किया जाए, तब बेटा सभी पदों में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन समान रहेगा। ठीक है। अधिक पदों में किया जाए तब सभी पदों में सभी प्रकार से एंथैल्पी परिवर्तन सेम होगा। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है बेटा? समान होता है। क्लियर। एक रासायनिक अभिक्रिया को एक या एक से अधिक पदों में किया जाए तो प्रत्येक प्रक्रम में
किसी भी तरीके से हम उसको संपन्न करें, इसमें होने वाला केमिकल एंथैल्पी का जो परिवर्तन है ये बेटा क्या होगा, समान रहेगा। कौन सा नियम है, हेस नियम। अब हम बात करें बेटा, एग्जांपल लिया मैंने, एक प्रोसेस मेरे पास प्रारंभिक स्टेज है, इनिशियल प्रारंभिक स्टेज में ए में है, ये कन्वर्ट हो गया बेटा बी में, ये फाइनल स्टेज है। प्रारंभिक अवस्था ए से हम कहां पर लेके गए, बी में। मैंने कहा यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है। फिर बेटा दूसरा प्रोसेस मैंने किया, ए को बेटा हमने कन्वर्ट किया पहले सी में और सी को कन्वर्ट किया वापस बी में। यहां एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 और यहां एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H3 है। फिर हमने कहा बेटा तीसरा तरीका हो सकता है, ए को हमने डी में कन्वर्ट किया, डी को बेटा हमने ई में कन्वर्ट किया और ई से फिर फाइनल स्टेज बी में आ गए। यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H4, यहाँ डेल्टा H5, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H6 है। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, चाहे हम ए से बी में जाए इस तरीके से डायरेक्ट, चाहे हम ए से सी में जाए, सी से फिर बी में जाए, तो यहाँ वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा ये इस एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा। यानी कि क्या कहते हैं कि डेल्टा H1 बराबर आएगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के, और ये बराबर आएगा बेटा डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6 के। ये नियम हो गया बेटा कौन सा नियम, हेस का। कौन सा नियम हो गया, हेस नियम। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट हम इसमें बात करें जालक ऊर्जा का निर्धारण हम इस तरीके से कैसे करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं NaCl का। क्लियर। इस परिवर्तन को हम देखेंगे, दो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने NaCl का निर्माण। NaCl का निर्माण हम करें तो हम आपसे कहेंगे कि NaCl का निर्माण हमने किया Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, और ये बेटा एक आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण हो गया। NaCl का निर्माण हमने इसके अवयवी परमाणुओं से किया है, तब हम कहेंगे बेटा यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाएगी। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी भी यौगिक का निर्माण उसके अवयवों से किया जाए तब इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा एक मोल के निर्माण में, उसको हम नाम देंगे विरचन एंथैल्पी या निर्माण एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब बेटा मैं आपसे कहूं कि जालक ऊर्जा क्या थी। जालक ऊर्जा का मतलब है कोई भी गैसेज आयंस, धन आयन और ऋण आयन, ये आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ करके आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। इस दौरान जो एक मोल आयनिक ठोस का निर्माण होगा, तो एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा ये लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा, जालक ऊर्जा कहलाएगा। तो बेटा ये इसकी हो गई अप्रत्यक्ष विधि। और ये हमारे पास हो गई इसकी प्रत्यक्ष विधि। अब हम कहेंगे कि पहले Na सॉलिड को बेटा हम बदलेंगे Na गैस में, और जब एक मोल ठोस को एक मोल गैस में परिवर्तित किया जाए तो इस दौरान जो एंथैल्पी का परिवर्तन होगा, इस एंथैल्पी परिवर्तन को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। पहले मैं धनायन प्राप्त करने के लिए इस सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बदल रहा हूं, ये हो गया डेल्टा H सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी।
फिर बेटा इस गैस को हम कन्वर्ट करेंगे आयंस में, और यहाँ पर जो आयन एंथैल्पी का परिवर्तन होगा ये हो जाएगा बेटा आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। फिर बेटा Cl2 को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोरीन परमाणु में, गैसीय परमाणु में, और ये हो जाएगा बेटा डेल्टा H डिसोसिएशन, वियोजन एंथैल्पी। किसी भी अणु को उसके परमाणुओं में परिवर्तित करने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन वियोजन एंथैल्पी कहलाएगा। और बेटा ये आधे मोल में हो रहा है तब ये वियोजन एंथैल्पी हाफ रहेगी डेल्टा H डिसोसिएशन में। और फिर Cl को हम कन्वर्ट करेंगे, गैस को Cl, गैस से एटम को हम कन्वर्ट करेंगे बेटा Cl माइनस आयन में, और ये एंथैल्पी का परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अब हम कहेंगे बेटा कि हमें इस डायरेक्ट विधि में और इस इनडायरेक्ट विधि में जो एंथैल्पी का परिवर्तन रहेगा ये सेम रहेगा, और सेम रहेगा तब मैं आपसे कहूंगा कि बेटा डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल आएगा डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस IE प्लस हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस EA प्लस लैटिस एनर्जी। ये हो गया बेटा हैबर प्रोसेस। क्लियर? दूसरा एग्जांपल बेटा हम इसमें लेंगे, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास होगा Al2O3 का निर्माण। Al2O3 का निर्माण करें तो Al2O3 का निर्माण हम बेटा करना चाहें तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम सॉलिड 2 मोल प्लस O2 3/2 और गैस, और बेटा ये कंबाइन होकर के 1 मोल Al2O3 के आयनिक सॉलिड का निर्माण करेंगे। यहां जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ इसको मैंने कह दिया डेल्टा HF फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब बेटा सबसे पहले हम इस सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे गैस में, फिर गैस से बेटा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, एल्यूमिनियम प्लस बनाएंगे, फिर बेटा एल्यूमिनियम प्लस को कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिनियम प्लस 2 में, और एल्यूमिनियम प्लस 2 को कन्वर्ट करेंगे बेटा एल्यूमिनियम प्लस 3 में। यानी कि यहां तो हमारे पास एंथैल्पी परिवर्तन हो गया डेल्टा X सब्लिमेशन, बेटा 2 मोल के लिए है तो मैं कह दूंगा 2 गुना हो जाएगी। यह एंथैल्पी परिवर्तन IE आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। क्लियर? वापस देखें, मैंने कहा सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करेंगे गैस में तो ये हो जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन, फिर बेटा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गैसेज एटम से तब हम कहेंगे ये हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, और तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। क्लियर? फिर बेटा मैं कन्वर्ट करूंगा इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम में, गैसेज एटम में, ऑक्सीजन गैसेज एटम में कन्वर्ट करेंगे तब ये डेल्टा H डिसोसिएशन हो जाएगा बेटा। फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ऑक्सीजन माइनस में, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बेटा ऑक्सीजन -2 में, ये EA फर्स्ट हो गया और ये हो गया बेटा EA सेकेंड, और बेटा ये एल्यूमिनियम +3 आयंस, ये ऑक्सीजन -2 आयंस दोनों कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर के बेटा Al2O3 का निर्माण करेंगे। ये एंथैल्पी परिवर्तन हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी। क्लियर? अब हम आपसे कहेंगे बेटा इस प्रोसेस के लिए बॉर्न हैबर प्रोसेस क्या बना। बॉर्न हैबर प्रोसेस के आधार पर रिलेशन हो गया बेटा, क्या रिलेशन हो गया, डेल्टा HF इक्वल
इक्वल हो गया 2 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस 2 इंटू आई ई फास्ट, 2 इंटू आई ई सेकेंड, 2 इंटू आई ई थर्ड, डेल्टा एच डिसोसिएशन, ध्यान देना का डिसोसिएशन 3/2 मोल के लिए कैलकुलेट की है, प्लस 3 मोल के लिए ई ए फास्ट, प्लस 3 मोल के लिए ई ए सेकेंड और प्लस लैटिस एनर्जी। क्लियर? इस टाइप से बेटा हम लैटिस एनर्जी का प्रायोगिक निर्धारण कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे सेकंड जो था हमारे पास मेथड था डिटरमिनेशन का, निर्धारण का, ये मेथड था बेटा हमारे पास बोर्न-लैंड इक्वेशन। बोर्न-लैंड इक्वेशन में हम बात करें, फर्स्ट कंप्लीट हुआ बेटा बोर्न-हैबर साइकिल। अभी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। बोर्न-हैबर साइकिल जालक ऊर्जा के प्रायोगिक निर्धारण को व्यक्त करेगा बेटा। दूसरा एक इस पर आधारित है, ये आधारित है बेटा हेस नियम पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा प्रोसेस हमारे पास था बोर्न-लैंडे इक्वेशन। बेटा बोर्न और लैंडे साइंटिस्ट ने 1918 में 1918 में जालक ऊर्जा के निर्धारण के लिए एक समीकरण दी। ये समीकरण थी डेल्टा यू इक्वल माइनस एन एम जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर 0। आर 0 क्या है बेटा? चलिए एन ए ये है अवोगाद्रो नंबर्स या अवोगाद्रो नियतांक, और बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23। एम जो है मेडलिन कांस्टेंट है, मेडलिन कांस्टेंट है, और बेटा ये जो आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट रहेगा। फिर हमारे पास Z प्लस है, ये धनायन पर जो आवेश है ये है धनायन पर आवेश। Z माइनस है, इसका रिजल्टेंट हो गया बेटा ऋणायन पर आवेश। क्लियर? और फिर बेटा हम बात करें ई स्क्वायर, यानी ई जो है ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और कूलाम में बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.6022 इंटू 10⁻23 माइनस में। और बेटा एप्सिलॉन 0 जो है ये परमिटिविटी है किसकी? स्पेस जो हम लेंगे इसकी परमिटिविटी है। R0 है ये बेटा आयनों के बीच न्यूनतम दूरी, जिसको हम कहेंगे अंतरायनिक दूरी, अंतरायनिक दूरी। और अंतरायनिक दूरी हम निकालेंगे तब हम कहेंगे R धनायन प्लस R ऋणायन। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का योग जो आएगा बेटा ये किसके बराबर होगा? क्लियर है? इसने बेटा एक रिपल्सन के लिए, प्रतिकर्षण के लिए एक इक्वेशन और दी थी। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण जो लगेगा इसके लिए एक इक्वेशन दी एन ए बी अपॉन आर की पावर एन। यहां बेटा बी और एन तो बोर्न जो है घातांक है। ठीक है, और बेटा बोर्न घातांक जो है इसकी वैल्यू 5 से 12 की रेंज में रहेगी,
और B जो है ये रिपल्सन कांस्टेंट है, प्रतिकर्षण का नियतांक है। हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है, ये इतनी रामायण है, ये हमारे यूजफुल नहीं है। मैं इसमें केवल मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने बताया आपको इक्वेशन क्या था। हमारे पास मेन पॉइंट क्या आता है बेटा इस इक्वेशन में, जो हमारे समझने का है। हमारे समझने का मेन पॉइंट आता है बेटा कि यहाँ पर जो हमारे पास चालक ऊर्जा U है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आएगी Z प्लस Z माइनस अपॉन R प्लस में R माइनस। ये मेन पॉइंट यहां हमें समझने का है। यानी कि बोर्न-लैंडे इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो चालक ऊर्जा है, ये चालक ऊर्जा जो आएगी ये डिपेंड करेगी धनायन और ऋणायन के आवेश पर और इनके बीच डिस्टेंस पर। इस इक्वेशन से हम बेटा आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिकों की चालक ऊर्जा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन इससे किया जाएगा। और ये क्या कहती है बेटा, चालक ऊर्जा जो है आयनों के आवेश व अंतरायनिक दूरी पर निर्भर कर, दोनों पर निर्भर करेगी। इस इक्वेशन में हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। कंडीशंस क्या क्या बनेगी? पहली कंडीशन, जब मैं कह दूं बेटा कंडीशन फर्स्ट, यदि रिजल्टेंट Z प्लस इंटू रिजल्टेंट Z माइनस भिन्न भिन्न है, इस कंडीशन में मैं कहूंगा चालक ऊर्जा जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आएगी Z प्लस Z माइनस। ठीक है, जैसे बेटा हम इसमें एग्जांपल ले लें, NaCl और Al2O3 का भी हमने एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल की बात कर लें, NaCl व Al2O3, Na पर प्लस चार्ज आएगा बेटा, Cl पर माइनस आएगा, एल्यूमिनियम पर +3 आएगा, ऑक्सीजन पर -2 आएगा। इन दोनों के आवेश के रिजल्टेंट का गुणांक हो गया बेटा 1 गुणा 1 बराबर 1। इनका हो गया बेटा 3 गुणा 2 यानी कि 6। अब बेटा किसका आवेश का रिजल्टेंट जो है इसका गुणांक ज्यादा है, Al2O3 का ज्यादा है। तो अपने से चालक ऊर्जा पूछ ले, तो चालक ऊर्जा बेटा Al2O3 की तो ज्यादा है और NaCl की चालक ऊर्जा कम। क्लियर? सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि बेटा यदि Z प्लस Z माइनस का रिजल्टेंट का गुणांक और R माइनस जो है ऋणायन की त्रिज्या समान है, ठीक है, क्या कहा मैंने, आवेशों के रिजल्टेंट का गुणांक और ऋणायन की त्रिज्या सेम है, तब हम कहेंगे चालक ऊर्जा डिपेंड करेगी बेटा धनायन की त्रिज्या पर और धनायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया KCl व NaCl, K प्लस बनाएगा Cl माइनस बनाएगा, Na प्लस बनाएगा Cl माइनस बनाएगा। रिजल्टेंट हो गया 1 गुणा 1 1 गुणा 1, ये भी 1 हो गया बेटा, ये भी 1 हो गया। Cl माइनस यानी ऋणायन जो है वो समान है, ऋणायन समान है। अब मैं कहूंगा त्रिज्या जो आएगी धनायन की उसमें बेटा Na प्लस की त्रिज्या कम होगी और K प्लस की त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा हम जब ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप को देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऊपर से नीचे आएंगे बेटा किसी भी ग्रुप में तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तब हम कहेंगे कि सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम की त्रिज्या बढ़ेगी, अधिक रहेगी।
तब हम बेटा कहेंगे कि जालक ऊर्जा जो है ये धनायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जालक ऊर्जा का क्रम पूछ ले तब हम आपसे कहेंगे NaCl की जालक ऊर्जा ज्यादा रहेगी और KCl की जालक ऊर्जा कम रहेगी। क्लियर बेटा। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि थर्ड पॉइंट में मैं आपसे कह दूं यदि आवेशों के रिजल्टेंट का गुणांक व धनायन की त्रिज्या समान है तब हम कहेंगे बेटा जालक ऊर्जा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगी ऋणायन की त्रिज्या। जालक ऊर्जा ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं बेटा, एग्जांपल लिया मैंने CaCl2 व CaF2। तो बेटा Ca+2 Cl - Ca+2 F-, इनके आवेश का गुणांक 2 गुना 1, इनका भी 2 गुना 1, इसका भी 2 हो गया बेटा, इसका भी 2 हो गया। आवेशों के गुणांक आवेश के रिजल्टेंट का गुणांक समान है बेटा। अब धनायन समान है, यहां भी Ca+, यहां भी Ca+2, दोनों में कैल्शियम +2 धनायन है, धनायन समान है। अब डिपेंड करेगी ऋणायन पर। तो बेटा R- जो है ये इसका क्रम क्या आएगा, F- की कम होगी, Cl- की ज्यादा होगी। इसका मतलब हो गया बेटा जालक ऊर्जा का क्रम पूछ ले अपने से तो मैं आपसे कहूंगा कि जालक ऊर्जा का क्रम, जालक ऊर्जा का क्रम आ जाएगा CaF2 का ज्यादा होगा बेटा और CaCl2 का कम होगा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन से आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा, जालक ऊर्जा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्लियर। अब बेटा जालक ऊर्जा पे एक छोटा सा पॉइंट बच गया लास्ट, एप्लीकेशन क्या है जालक ऊर्जा। ठीक है, जालक ऊर्जा का निर्धारण हो गया। जालक ऊर्जा की एप्लीकेशन देखें बेटा, तो एप्लीकेशन और देख लेते हैं। जालक ऊर्जा का अनुप्रयोग, टॉपिक है अपना जालक ऊर्जा का अनुप्रयोग। यहां पर बेटा हमें 2 मेन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो पॉइंट हमें याद रखना है कि जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, जालक ऊर्जा जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे मैं कहूंगा आयनों के बीच, आयनों के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल क्या होगा बेटा, ये भी इंक्रीज होगा। और आकर्षण बल इंक्रीज होगा तो जो आयनिक ठोस है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक ठोस का स्थायित्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, स्थायित्व भी इंक्रीज। क्लियर। तो मैं आपसे कह सकता हूं पहला हमारे पास हो गया आयनिक यौगिकों का स्थायित्व जो आता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गया, समानुपाती हो गया जालक ऊर्जा। तो जब भी आयनिक यौगिकों के स्थायित्व की गणना करें तो हम बेटा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जालक ऊर्जा के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जालक ऊर्जा के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। सेकंड में बेटा बात करूंगा कि जब हमें बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये भी बेटा जालक ऊर्जा पर निर्भर करेंगे, जालक ऊर्जा पर निर्भर करेंगे। और जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये जालक ऊर्जा के समानुपाती होते हैं। क्लियर। चले आगे बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आयनिक यौगिकों के अभिलक्षण। क्लियर। थैंक यू।